के प्रथम भाग को भी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पुराने भाग में बताया था कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ होता है और औद्योगिक क्रांति से पहले यूरोपीय देशों विशेषकर इंग्लैंड में उत्पादन व्यवस्था किस प्रकार संचालित होती थी और इस उत्पादन व्यवस्था में ग्रामीण दस्तकारों और किसानों द्वारा किस प्रकार सहयोग दिया गया, तथा साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कारखानों का उदय किस प्रकार और किन परिस्थितियों में हुआ तथा इन कारखानों ने औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार को किस प्रकार गति प्रदान की। इसके पश्चात हमने इस औद्योगिक परिवर्तन में भाप के ईंधन की भूमिका का भी अध्ययन किया। तो आइए चलते हैं आज के भाग की ओर। आज हम जिन बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं, आइए एक नजर उनकी ओर डाल लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि औद्योगिकरण का युग प्रारंभ हो चुका था, जो कि सर्वप्रथम यूरोपीय देश इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। तो इंग्लैंड में 19वीं सदी तक हाथ के श्रम और वाष्प शक्ति में क्या परिवर्तन हुए और उन्होंने औद्योगिकरण में किस प्रकार अपनी भूमिका अदा की तथा इन दोनों में से किसे प्रमुखता से स्वीकार किया गया। उसके पश्चात हम ये जानेंगे कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की जिंदगी को किस प्रकार प्रभावित किया तथा साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस औद्योगिकरण से 19वीं सदी में क्या परिवर्तन हुए और उसके पश्चात इंग्लैंड या हम कहें यूरोपीय देशों ने अपने जो उपनिवेश स्थापित किए थे उसमें से विशेषकर भारत में औद्योगिकरण की क्या स्थिति थी। उसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके द्वारा भारत में उपनिवेशों की स्थापना की गई थी, उसने भारतीय व्यापार को किस प्रकार अपने कब्जे में लिया, हम वो भी जानने का प्रयास करेंगे। और इस कंपनी द्वारा भारतीय व्यापार पर नियंत्रण का भारतीय बुनकरों पे क्या प्रभाव पड़ा और उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं अध्याय के प्रथम बिंदु हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति की ओर। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिकरण 1730 के दशक में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम वहां पर महारानी विक्टोरिया का शासन था। तो विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उद्योगपतियों द्वारा जो वाष्प शक्ति द्वारा चालित मशीन है, उनके स्थान पर मजदूरों द्वारा काम कराने को प्रमुखता दी जाती थी। इसके बहुत से कारण थे, हम यहाँ पे उनमें से कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं, पहला कारण था कि ब्रिटेन में मानव श्रम की या श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जो इन कारखानों के बजाय हाथ से कार्य करना पसंद करते थे। अब ये हम सभी जानते हैं कि जब श्रमिकों की बहुतायत हो जाती है तो उनका वेतन भी गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में उद्योगपतियों को मजदूरों के वेतन पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ता था। इस वजह से भी उन्होंने मशीनों के बजाय श्रमिकों को प्रमुखता दी। इसके पश्चात दूसरा एक और कारण ये भी था कि जो मशीनें प्रयोग की जाती थी, चाहे वो भाप से चलने वाली हो, चाहे वो विद्युत से चलने वाली हो, उनके रखरखाव में बहुत ज्यादा खर्चा आता था और उनके मरम्मत के लिए भी बहुत ज्यादा खर्च होता था। इस वजह से भी उद्योगपतियों ने मशीनों को प्रमुखता नहीं दी। उसके पश्चात कुछ उद्योग ऐसे होते थे जिनमें उत्पादन जो है समय समय पर परिवर्तित होता था। जैसे हम कहें कि शराब घरों और गैस खानों में जो उत्पादन है वो सर्दियों के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। ऐसी स्थिति में अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी। इसी प्रकार अगर हम देखें तो दिसंबर के टाइम तक जो है बुक बाइंडरों और प्रिंटिंग मशीनों, क्योंकि क्रिसमस का टाइम होता था तो उनका काम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता था और वो भी पहले की तुलना में ज्यादा मजदूर अपने यहाँ लगाते थे। इसी प्रकार हम कहें कि जाड़ों के दिनों में ही जो है जहाजों, पानी के जहाज हैं, उनकी मरम्मत और देखभाल का काम भी चलता था। वहाँ पर भी जो है पहले से अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती थी। तो ऐसे उद्योगों में जहाँ पर
मौसम के अनुसार परिवर्तन होते रहते थे और उत्पादन की मात्रा घटती बढ़ती रहती थी, वहां पर लोग मशीनों की बजाय श्रमिकों से काम करवाना पसंद करते थे। अब आगे चलते हैं कुछ और कारणों की ओर। जैसे हम कहें कि मशीनें जो उत्पादित करती थी वो ज्यादातर माल जो है एक ही तरह का, एक ही डिजाइन का होता था। उत्पादन तो तेज गति से होता था, परंतु माल की डिजाइन और उनकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन जो मांग थी वो ज्यादातर बारीक डिजाइन और अलग अलग डिजाइनों की होती थी, जो कि मशीनों द्वारा ना होकर लोगों द्वारा हाथों की सहायता से किया जाता था। उसके पश्चात हम देखें कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जिनके निर्माण में प्रौद्योगिकी उतनी ज्यादा कारगर नहीं थी जितना जो है इंसानी निपुणता। जैसे हम कहें 19वीं सदी में ब्रिटेन में लगभग 500 प्रकार की हथौड़ियां और लगभग 45 प्रकार के कुल्हाड़ियों का उत्पादन होता था। ये सारे उत्पादन प्रौद्योगिकी के माध्यम से नहीं होते थे, बल्कि इंसानों द्वारा होते थे और इनके लिए इंसानी निपुणता ही आवश्यक थी। इस वजह से भी उद्योगपतियों ने मानव श्रम को मशीनों की अपेक्षा प्रमुखता दी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि कुछ वर्ग, जैसे उच्च वर्ग के कुछ लोग थे, चाहे वो पूंजीपति हो चाहे वो कुलीन हो, वो जो है हाथ से बनी चीजों को ज्यादा पसंद करते थे और हाथ से बनी चीजों को उस टाइम सुरुचि और परिष्कार का प्रतीक भी समझा जाता था। हाथ से बनी, क्योंकि इसका कारण ये भी था कि हाथ से बनी जो वस्तुएं हैं उनकी डिजाइन और फिनिशिंग जो थी वो मशीनों की तुलना में ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। मशीनों से बनी वस्तुओं को क्या करते थे, उस टाइम ज्यादातर विदेशों में निर्यात कर देते थे। इसी स्थिति में ब्रिटेन की अगर हम तुलना करें अन्य देशों से, तो अमेरिका जैसे कुछ देश ऐसे थे जहां पर मानव श्रम की कमी थी। वहां पर जो है उद्योगपति वो मजदूरों के बजाय मशीनों से काम लेना पसंद करते थे, क्योंकि उनका कम मजदूरों में भी काम चल जाता था। इसलिए वहां पर मजदूरों के बजाय मशीनों को प्राथमिकता दी जाती थी। आइए अब आगे चलते हैं कि इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया द्वारा या औद्योगिकरण की रफ्तार बढ़ने से मजदूरों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम देखते हैं कि जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो लगातार कारखाने खुलने शुरू हो गए और ऐसी स्थिति में जब लोगों ने सुना कि नौकरियों की भरमार हो रही है, तो लोग अपने गांव को छोड़कर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर चलने लगे और वहाँ पर जो मजदूर थे उनको जो नौकरी मिलने की संभावना है वो वर्तमान समय की तरह ही जान पहचान पर निर्भर करती थी। कुछ लोगों को तो अपनी जान पहचान के आधार पर तुरंत जो है रोजगार मिल जाता था, परंतु बहुत से मजदूर ऐसे थे जिनको रोजगार के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। रोजगार के अभाव में उन मजदूरों के आगे भोजन और आवास की भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी। इसी तरह कुछ उद्योग ऐसे थे जिनमें मौसमी परिवर्तन के अनुसार उत्पादन होता था। वहां पर जब काम खत्म हो जाता था तब कामगारों को जो है बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था और ऐसी स्थिति में कुछ कामगार तो अपने गांव लौट जाते थे और अधिकतर कामगार वहीं रहकर अर्थात शहर में ही रहकर कुछ छोटा मोटा कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ पर एक चित्र मैंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है जिसमें उस समय के मजदूरों की स्थिति को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मजदूर हैं इनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जिन गाड़ियों से अपने गांव से शहर तक आए थे उन्हीं को इन्होंने अपना आवास स्थान बना लिया है और सड़कों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उस टाइम जो है मजदूरों की क्या स्थिति थी ये आप इस चित्र को देखकर अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं कि 19वीं सदी में क्या परिवर्तन हुए होंगे मजदूरों की जिंदगी में और औद्योगिकरण की प्रक्रिया में। तो सदी की शुरुआत में मजदूरों के वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इनसे जो है उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि नेपोलियन के युद्ध के दौरान वस्तुओं की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी। ऐसी स्थिति में उन्हें जो वेतन मिलता था
वो पहले से ज्यादा तो था, परंतु उसकी जो वास्तविक आय है वो कम हो गई थी और वो अपनी उसी आय में अधिक वस्तुओं को खरीदने में सक्षम नहीं थे। मजदूरों का वेतन जो है केवल उनके काल पर निर्भर नहीं करता था, वरन वो जितने दिनों कार्य करते थे उस अवधि पर भी उनका वेतन जो है निर्भर करता था। 19वीं सदी के अगर हम देखें तो 19वीं सदी का जो सबसे अच्छा दौर था, जब हम कह सकते हैं कि मजदूरों की स्थिति में परिवर्तन आ रहा था। ऐसी स्थिति में भी जो है लगभग 10% जो मजदूर थे, जो उनकी आबादी जो थी 10% जो आबादी थी, वो निर्धनता के दौर से गुजर रही थी। 1830 के दशक में अगर हम देखें तो आर्थिक मंदी के काल में जो बेरोजगारी है वो 35% से बढ़कर 75% तक पहुंच चुकी थी। आइए इसके बाद जो है इस काल में एक दूसरी और बात भी थी कि बेरोजगारी बढ़ रही थी जो है आर्थिक मंदी काल में, तो लोग जो हैं जो मजदूर वर्ग था वो प्रौद्योगिकी से चिढ़ने लगा था। जैसे हम देखें ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। ये मशीन महिला कामगारों की तुलना में बहुत तेजी से उत्पादन करती थी। इससे महिलाओं को ये लगा कि उनको जो है काम से हटा दिया जाएगा। ये सोचकर उन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला करना शुरू कर दिया और उसका तीव्र विरोध किया। 1840 के दशक में अगर हम देखें तो धीरे धीरे कुछ सुधार हुआ और शहरों में निर्माण प्रक्रिया में तेजी आनी शुरू हो गई। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के नए नए अवसर भी उत्पन्न हुए। जैसे हम देखें उस टाइम सड़क निर्माण करने की या रेलवे के विस्तार द्वारा औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया जो है वो तीव्र गति से हो रही थी। परिवहन उद्योग में काम करने वाले जो कामगार हैं उनकी संख्या अगर हम देखें तो 1840 के दशक में दोगुनी हो चुकी थी और अगले 30 वर्षों में ये पहले की तुलना में 4 गुनी हो चुकी थी। तो अगर हम देखें औद्योगिक परिवर्तन से जो है मजदूरों को रोजगार भी मिलने लगा था। अब आइए आगे चलते हैं कुछ उपनिवेशों की ओर। जैसे हम देख रहे हैं कि यूरोपीय देशों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, तो यूरोपीय देशों के अलावा उन्होंने जो उपनिवेश स्थापित कर रखे थे उन पर भी इस प्रक्रिया का प्रभाव पड़ा और वहां पर भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है वो गति पकड़ने लगी। तत्कालीन समय में इंग्लैंड का एक उपनिवेश भारत, वहां पर भी औद्योगिकरण प्रारंभ हो चुका था और वो भी इस प्रक्रिया से अछूता ना रह सका। यहाँ पर हम विशेषकर भारत के कपड़ा उद्योग के बारे में ही अध्ययन करने जा रहे हैं। भारतीय कपड़ा उद्योग जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण साबित हुआ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बड़े कारखाने की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। इसमें भाप से चलने वाले बड़े बड़े पहिए घूम रहे हैं जिनसे एक साथ कई तकलियां घुमाई जा रही हैं और भारी मात्रा में कपड़ों का उत्पादन हो रहा है। अब अगर हम देखें उपनिवेशीकरण से पहले भारतीय कपड़ा उद्योग की क्या स्थिति थी, तो मशीन उद्योगों से पहले अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कपड़ों का दबदबा था, क्योंकि जो भारत में पैदा होने वाला जो कपास है वो बहुत ही महीन और उच्च कोटि का हुआ करता था। जो कुछ देश हैं जैसे हम देखें आर्मीनियन और पारसी सौदागर जो है वो मध्य एशिया के माध्यम से यहाँ की वस्तुओं को अपने देश ले जाते थे। इसी तरह खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों के द्वारा जो है वो सूरत के माध्यम से भारत से व्यापार करते थे और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कोरोमंडल तट और मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत से व्यापार करते थे। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर जो है वो सक्रिय थे। अब आगे चलते हैं भारतीय सौदागरों की स्थिति की ओर। जैसे हम देख रहे हैं कि उपनिवेशीकरण से पूर्व या उनकी प्रारंभिक अवस्था में भारत के उद्योगों पर यहाँ के सौदागरों का दबदबा था, परंतु धीरे धीरे जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई और उनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो 1750 के दशक तक आते आते भारतीय सौदागरों का व्यापार पर नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगा। यूरोपीय कंपनियां जो थी उन्होंने यहाँ के दरबारों से व्यापार करने के लिए छूट प्राप्त की और धीरे धीरे
अपने आप को पहले की तुलना में शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। जो यहाँ के स्थानीय सौदागर थे वो अपना अधिकतर व्यापार सूरत और हुगली बंदरगाह से किया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से ये जो सूरत और हुगली बंदरगाह है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और इन बंदरगाहों से जो निर्यात होता था, जो भारतीय सौदागरों द्वारा किया जाता था, वो भी पहले की तुलना में बहुत कम हो गया था। पूंजी की भी अभाव हो रहा था, या हम कहें उत्पादन की जो है प्रक्रिया धीमी होने से, क्योंकि निर्यात व्यापार कम हो रहा था तो उत्पादन भी कम हो रहा था और पूंजी के अभाव में यहाँ के जो है भारतीय सौदागर जो थे वो दिवालिया होने लगे। 17वीं सदी के आखिरी वर्षों तक सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार जो पहले 1.6 करोड़ था, वो 1740 के दशक तक आते आते केवल 30 लाख रुपए रह गया था। अब आइए चलते हैं आगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में क्या हुआ। दूसरी ओर यूरोपीय कंपनियां जो कि भारत पे व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रही थी, उन्होंने सूरत के बजाय बंबई और कलकत्ता को अपना बंदरगाह बनाया और उनके समय में बंबई और कलकत्ता के बंदरगाह की स्थिति में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होना प्रारंभ हो गए। पुराने बंदरगाहों की जगह अगर हम देखें तो जो नए बंदरगाह हैं वो उनका जो महत्व जो बढ़ रहा था वो औपनिवेशिक सत्ता की ताकत का प्रतीक था। भारत के जो पुराने व्यापारिक घराने थे वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो रहे थे। अब उनके पास यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। धीरे धीरे भारत की संपूर्ण व्यापारिक प्रक्रिया जो है वो स्थानीय घरानों के हाथों से निकलकर यूरोपीय कंपनियों के हाथों में जा रही थी और यहाँ की पूरी उत्पादन व्यवस्था पर यूरोपीय कंपनियां या हम कहें उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो रहा था। अब जब यहाँ के उद्योग व्यवसाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना नियंत्रण स्थापित कर रही थी तो ऐसी स्थिति में बुनकरों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा होगा वो हम जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम देखें तो 1760 के दशक के बाद यद्यपि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी काफी सुदृढ़ हो चुकी थी, परंतु उसके बावजूद यहाँ के कपड़ा व्यापार के निर्यात में कमी नहीं आई। इसका कारण ये था क्योंकि ब्रिटेन में अभी तक कपास उद्योग पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं हो पाया था और वो यूरोपीय देशों की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं था। इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के निर्यात व्यापार को बढ़ावा दे रही थी। 1760 और 1770 के दशक में जो फ्रांसीसी हैं, डच हैं, पुर्तगाली हैं, उनमें भी भारतीय कपड़ा, क्योंकि वो पहले की तुलना में उच्च कोटि का होता था, उसकी मांग बहुत ज्यादा थी और वो इसे हासिल करने के लिए होड़ करते थे। प्रतिस्पर्धा के कारण जो यहाँ के बुनकर हैं उस समय अपनी मनमानी कीमत वसूल करते थे और अपने माल की एक तरह से बोली लगाते थे और इस बोली में जो अधिक जो है पैसा देने का बात करता था उसको ही वो अपना माल बेचते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भारत का व्यापार है वो भारतीय सौदागरों के हाथों से निकलकर कंपनी के हाथों में पहुंचने लगा। अब कंपनी ने यहाँ के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया। आइए देखते हैं वो व्यवस्था क्या थी। कंपनी द्वारा भारतीय व्यापार को जो नियंत्रण करने की प्रक्रिया है वो कई चरणों में पूरी की गई। सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, यहाँ के दलालों और जो स्थानीय व्यापारी थे उनके नियंत्रण को खत्म करने के लिए और बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रयास प्रारंभ किए। उन्होंने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल को इकट्ठा करने और पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कुछ वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए जिसे गुमास्ता कहा जाता था। ये गुमास्ता पूरी उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करते थे। ये बुनकरों को सर्वप्रथम कुछ माल पेशगी के रूप में देते थे और उनसे माल तैयार करवाते थे तथा तैयार माल को कंपनी तक पहुंचाने का कार्य भी करते थे। कंपनी को माल बेचने वालों के जो है नियंत्रण करने के लिए कंपनी ने एक नया नियम लागू किया कि ये जो बुनकर हैं जिन्होंने कंपनी से कर्जा लिया है
या पेशगी के तौर पर माल लिया है, वो अपना तैयार माल कंपनी के अलावा किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते। ऐसा करने के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके पश्चात हम देखते हैं कि जो पुराने सौदागर थे वो अक्सर गांव में रहते थे, तो गांव में रहने के कारण उनके जो बुनकरों के साथ है वो संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे। वे बुनकरों की आवश्यकताओं का बहुत अधिक ख्याल रखते थे तथा संकट के समय उनको सहायता भी प्रदान करते थे। लेकिन जो गुमास्ता थे वो उनका जो है बुनकरों के साथ किसी तरह का कोई सामाजिक संबंध नहीं था, तो वो जो गुमास्ता है वो बुनकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अगर बुनकर समय पर माल नहीं तैयार कर पाते थे तो वो सिपाहियों की मदद से उन पर जो है दंड भी दिया करते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और उन पर कोड़े लगाए जाते थे। धीरे धीरे जो बुनकर हैं और गुमास्ता हैं उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न होना शुरू हो गई। तो हम देख रहे हैं कि गुमास्ता और बुनकरों के टकराव के बीच जो है धीरे धीरे बुनकरों की समस्याएं बढ़ने लगी। अब बुनकर ना तो अपने जो माल है उसके लिए मोल भाव कर पा रहे थे और ना ही उसको किसी और व्यापारी को ही बेच पा रहे थे। इसके अलावा उन्हें कंपनी से अपने माल की जो भी कीमत मिलती थी वो उसे स्वीकार करनी पड़ती थी, जो बहुत ही कम होती थी। परिणाम स्वरूप बहुत से मजदूर, विशेषकर कर्नाटक और बंगाल के मजदूर जो थे वो अपने स्थानों को छोड़कर गांव की ओर जाने लगे और गांव जाकर उन्होंने अपने जो स्थानीय सौदागर थे या व्यापारी थे उनके साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत शुरू कर दी थी। बहुत सारे बुनकर ऐसे भी थे जिन्होंने कर्जा लौटाने से मना कर दिया था और बहुत से बुनकर जो मजबूर हो गए थे उन्होंने इस काम को छोड़कर अपना जो प्रारंभिक व्यवसाय था खेती वो करनी शुरू कर दिए थे। आइए अब आगे चलते हैं। भारत में मैनचेस्टर के आने से क्या परिवर्तन हुए। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक अफसर थे हेनरी पतुलो, उन्होंने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कोई और देश भारतीय कपड़े की तुलना में अच्छा कपड़ा नहीं बना सका। लेकिन फिर भी 19वीं सदी की शुरुआत में ही अगर हम देखें तो भारत के कपड़ा निर्यात में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो गई। क्योंकि ऐसा किन कारणों की वजह से हुआ? क्योंकि इंग्लैंड में जो उद्योगपति हैं वो सरकार पर दबाव बना रहे थे कि भारतीय कपड़े का आयात कम करें और इसके लिए उन्होंने सरकार से कहा कि भारतीय कपड़े पर आयात शुल्क पहले की तुलना में बढ़ा दें, जिससे जो आयात है वो कम होने लगे। इसके अलावा उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे ये भी कहा कि वो भारत में ब्रिटिश कंपनियों द्वारा तैयार माल को ही बेचे। परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में ब्रिटिश वस्त्रों के निर्यात में तीव्र गति से वृद्धि होना प्रारंभ हो गई। आइए अब देखते हैं बुनकरों की समस्याएं किस प्रकार तीव्र गति से बढ़ी। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते भारतीय बुनकरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे हम देखें, भारतीय कपड़ों का जो निर्यात व्यापार है वो धीरे धीरे कम हो रहा था क्योंकि ब्रिटेन में यहाँ के कपड़ों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा स्थानीय बाजार में भी मैनचेस्टर से जो माल आता था उसकी बहुत अधिक भरमार थी और वो जो माल था वो भारतीय माल की तुलना में सस्ता होता था, इसलिए लोग उसको प्रमुखता देते थे। इसके अलावा भारतीय जो कपास है उसकी पूर्ति में भी धीरे धीरे कमी आ रही थी क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हो चुका था और जो इंग्लैंड है वो अपना अधिकतर कपास है वो भारत से आयात करने लगी थी। तो 1850 के दशक तक देश के ज्यादातर बुनकर बेरोजगार हो चुके थे। यहाँ के बुनकरों को 1860 तक कपास मिलना भी बंद हो चुका था। भारत के कपास के निर्यात के कारण उसकी कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही थी, इसलिए यहाँ के बुनकरों को उसे उपलब्ध करना जो पहले की तुलना में कठिन हो गया था। कच्चे माल के अभाव में स्थानीय बुनकरों का काम धीरे धीरे बंद पड़ गया था। 19वीं सदी के अंत तक भारत में कारखानों में उत्पादन बढ़ने से जो स्थानीय बुनकर उद्योग है वो लगभग समाप्त हो गया था। आज के अध्याय के इस भाग को
यही समाप्त करने से पहले आइए थोड़ा हम पूर्व अभ्यास की ओर चलते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा कि वास्प शक्ति और हाथ के श्रम में किसको ज्यादा प्रमुखता प्रदान की गई। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि जो है इंग्लैंड के उपनिवेशों में विशेषकर भारत में औद्योगिक व्यवस्था किस प्रकार परिवर्तित हुई और उससे यहाँ के बुनकरों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, बुनकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और यहाँ के स्थानीय सौदागर उनका यहाँ के उत्पादन से किस प्रकार धीरे धीरे नियंत्रण समाप्त हुआ। तो हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं और मुझे आशा है कि इन प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से जो है हल कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं आपके गृह कार्य या अभ्यास प्रश्न की ओर। तो आज भी मैंने पहले की तरह अभ्यास प्रश्न को दो भागों में बांटा है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपका जो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है वो ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए, तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं और आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा क्या किया कि बंदरगाह हाशिए पर पहुंच गया, वो मुझे आशा है कि आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों की निगरानी के लिए क्या किया, तो हम जानते हैं कि गुमास्ता की नियुक्ति की गई थी। अब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है चर्चा करें कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। दूसरा प्रश्न है औपनिवेशिक काल में भारतीय बुनकरों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह हम आपको समझा चुके हैं और मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप इनको आसानी से हल कर लेंगे। धन्यवाद।